कोरोना संक्रमण के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से सामने आ रहे हैं बेहतर नतीजे। अब तक 46,04,955 मरीज हुए। कोरोना संक्रमण से हुए ठीक, रिकवरी रेट हुआ 93.67%। कोरोना की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड की परीक्षण अंतिम चरण में। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का भारत में फेज 3 ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए किया जा रहा है। प्रदेश के पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा, मत्स्य पालन से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मिल रही है मदद। मत्स्य पालकों को दी गई है क्रेडिट कार्ड की सुविधा। और उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने लखनऊ में रेलवे की गतिविधियों का लिया जायजा। कहा, पूर्व की भांति आगे भी कोविड गाइडलाइन का रेलवे में किया जाएगा पूर्णतः पालन। अब आइए सीधे चलते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन की ओर। चाहिए, हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है। तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं, आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करके हम आगे चलेंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप के मन में जो योजना हो, खास करके वैक्सीन के संबंध में, किस प्रकार से आप डिलीवरी नीचे तक ले जाएंगे, आप जितना जल्दी बहुत डिटेल प्लान करके लिख करके भेजेंगे तो निर्णय करने में सुविधा होगी। और आपके विचारों का ताकत इसमें बहुत है। राज्यों का अनुभव बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वहीं से ये चीज आगे बढ़ने वाली है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका बहुत ही एक प्रकार से प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बने, यही मेरी अपेक्षा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे। लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। आज मेरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बात करने का मुझे अवसर मिला। आंध्र से मैं फोन नहीं कर पाया था सुबह। एक साइक्लोन हमारे पूर्वी तट पे एक्टिव हुआ है। वो कल शायद तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र का कुछ हिस्सा वहां पर आगे बढ़ रहा है। सारी भारत सरकार की टीमें बहुत एक्टिव हैं, सब लोग गए हैं। मैंने आज 2 आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी। आंध्र के मुख्यमंत्री जी से अभी इसके बाद बात करूंगा। लेकिन सबके लिए पूरी तरह भारत सरकार और राज्य सरकारें मिल करके, और पहला काम खाली करवाना, लोगों को बचाना, इस पर हमारा जोर रहे। फिर एक बार मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, आप सबने समय निकाला। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि आप जल्दी से मुझे कुछ न कुछ जानकारियां भेजिए। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 यानी कोरोना से की जो लड़ाई है, वो उसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए, मजबूती के साथ वो लड़ाई हमें लड़नी है और उसमें जीत हासिल करनी है। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में आप आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से कुछ बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 86,04,955 मरीज सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.76% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.46% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 42,314 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में आरटीपीआर टेस्ट की कीमत 400 रुपए तक सीमित रखने की मांग की याचिका पर केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि अलग अलग राज्यों में टेस्ट की कीमत 900 से लेकर 2800 रुपए तक है। वकील अजय अग्रवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि पूरे देश में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए अलग अलग कीमत ली जा रही है, जबकि इसकी वास्तविक कीमत 200 रुपए है। शीर्ष अदालत इस मसले पर पहले से लंबित याचिका के साथ नई याचिका को जोड़ दिया है। और वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आ रही है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड का परीक्षण अंतिम चरण में है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड का भारत में फेज 3 का ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए हो रहा है।
भारत में इसका ट्रायल अंतिम चरण में है। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख अदर पूनावाला ने ट्वीट में जानकारी दी है कि ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन कोविशील्ड जल्द ही आ जाएगा, जो काफी सस्ता होगा और जो 70% पर कोरोना से बचाव में प्रभावी होगा। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक अब तक इस वैक्सीन का 40 मिलियन डोज तैयार कर लिया गया है। सीरम दिसंबर में वैक्सीन के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास इमरजेंसी लाइसेंसिंग के लिए आवेदन करेगा। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि ठीक 1 महीने बाद इमरजेंसी लाइसेंस मिल जाएगा। इसके बाद ही वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा। इस वैक्सीन को 2 डोज लगेगा। दोनों डोज के बीच में 28 दिन का अंतराल होगा। यह वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए दिया जाएगा। वर्तमान समय में भारत में 5 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिनमें 2 वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादन करने वाला देश है। दुनिया का 60% वैक्सीन भारत में ही बनता है और निर्यात भी यहीं से होता है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई नई कोविड गाइडलाइन के तहत मैरिज लॉन और गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉलों के शादियों के लिए निर्धारित की गई संख्या का पालन कराने के लिए लखनऊ में होटल मालिकों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई है। अपर जिलाधिकारी केपी सिंह ने होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं मैरिज लॉन होटल मालिकों का कहना है कि अचानक आई इस गाइडलाइन से शादी ब्याह के इस सीजन में उनको काफी नुकसान हो सकता है। सरकार को हम व्यवसायों का भी ध्यान रखना चाहिए। और वहीं गाइडलाइन के तहत डीजे और बैंड बाजे पर लगे प्रतिबंध को लेकर संगठन के लोगों ने कानून मंत्री से मुलाकात की है। कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने अपने आवास के बाहर एकत्रित लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी बात सरकार तक जरूर पहुंचाई जाएगी। देखिए, शासन के निर्देश के क्रम में, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल के जो पदाधिकारी हैं, उनके मैनेजर या उनके स्वामी हैं, उनके साथ वार्ता चल रही है और शासन के आदेश के संबंध में उनको अवगत कराया गया है। महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु इसमें हैं। एक तो ये कि बंद स्थान पे, जैसे हॉल है या कमरा है, वहाँ पर निर्धारित क्षमता का अधिकतम 50%, किंतु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही रह सकते हैं और उनको फेस मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश की व्यवस्था, तो ये रखना होगा। मैंने आयोजकों से अनुरोध किया कि आयोजक की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराएं। तो इस संबंध में मैंने आयोजकों से जो ये मैरिज हॉल या बैंक्वेट हॉल के स्वामी और मैनेजर, प्रबंधक वगैरह, इन सबको बुला करके एक बार जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में अवगत कराया है और आप सब लोग सहमत हैं कि इसका अक्षर से पालन सुनिश्चित कराएं। बेसिकली जो आदेश आया है तो बैंक्वेट हॉल और जो भी मैरिज फंक्शंस है, उसमें व्यक्तियों की संख्या के उसमें बताया गया है कि 100 लोगों से ज़्यादा उसको नहीं उपस्थित रहेंगे और ये आदेश शासन की तरफ से है, तो हम लोग सब लोगों को मान होगा। अब उन लोगों को हम लोग अभी इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बुकिंग्स हो चुकी है हमारे यहाँ। अब उन लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, उनको बताएंगे कि 100 से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है। तो इस तरह से कोरोना का प्रकोप चल रहा है, तो ये गाइडलाइन तो हम सबको मानना है। जनपद हापुड़ में कोरोना काल से बढ़ती ठंड से बेसहारों और अपने घरों से काम के लिए निकले लोगों को बचाने के लिए रैन बसेरे शुरू कर दिए गए हैं। जिले में कई स्थानों पर रैन बसेरे शुरू किए गए हैं। बढ़ती ठंड से भटकते हुए लोगों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरों में जगह दी जा रही है, ताकि किसी भी व्यक्ति को ठंड में फुटपाथ पर रात्रि न बितानी पड़े। कोरोना काल में बने रैन बसेरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए हर व्यक्ति को अलग अलग बेड, रजाइयां और गद्दे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रैन बसेरों में रुक रहे लोगों की सुविधा के लिए एक कर्मचारी भी तैनात किया गया है। वहीं रैन बसेरों में मिल रही सुविधाओं से रैन बसेरों में पहुंच रहे लोग सरकार की सराहना कर रहे हैं। हम राजस्थान से आए हैं यहाँ पेपर देने के लिए, तो यहाँ हमें रहने के लिए कोई सुविधा नहीं मिली, तो यहाँ रहने में सारा बहुत जगह मिल गई। बाहर ठंडी हवा चल रही है, इसलिए रहने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं मिली, तो हम यहाँ बढ़िया रह रहे हैं। क्या नाम है? जाना त्यागी जी। मैं आगरा से आया था काम करने चक्कर में, यहाँ पे काम नहीं मिला, तो मुझे देख रहा हूँ, मैं ठंड पड़ रहा था, रहने बसेरा देखा तो मैं सोने इधर आया। अच्छा व्यवस्था लगी यहाँ पर मुझे सोने के लिए, बढ़िया फैसिलिटी लगी मुझे सारी। अच्छा सरकार ने, गवर्नमेंट अच्छा किया, सारी फैसिलिटी किया,
अच्छा लगा मैं। शीतलहर के दृष्टिगत रखते हुए जैसा कि शासन से निर्देश दिए गए हैं कि शीतलहरी से लोगों को बचाने के लिए जगह जगह पर जो है रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की है। इसी के क्रम में हापुड़ नगर में नगर पालिका द्वारा 4 रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं। एक नगर पालिका कैंपस में है, एक बस स्टैंड के पास है, एक रेलवे स्टेशन के पास है, दूसरा ईदगाह रोड पे है। सभी जगह सभी कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है और शुरुआत कर दी गई है। ठंड जैसे बढ़ेगी वैसे अलाव की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। समाचार अभी और भी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। एसएनसीएल, केएमसी लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत नवजात शिशु की देखभाल के साथ। आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा है कि दुग्ध उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मत्स्य पालन में जुड़े लोगों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले सरकारें मत्स्य विभाग को महत्वपूर्ण नहीं मानती थीं, लेकिन अब इसमें बेहतर काम किया जा रहा है। प्रदेश में 4,786 मत्स्य पालकों को 48 करोड़ से ज्यादा के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। राजस्व विभाग के माध्यम से प्रदेश की नदियों में मत्स्य प्रबंधन व्यवस्था हेतु नीति का प्राख्यापन किया गया है। जलाशयों की नीलामी प्रक्रिया ई टेंडर प्रणाली द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा 3 वर्षों में 2,215 मछुआ आवास सक्रिय मत्स्य पालकों को आवंटित किए गए हैं। हमारे और जिस तरह से मत्स्य पालन में प्रथम स्थान हमारा उत्तर प्रदेश का आया है योगी जी के नेतृत्व में, उसी तरह से दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है मत्स्य विभाग के द्वारा, उसी तरह दुग्ध उत्पादन के द्वारा भी सम्मानित किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सेशल्स के 3 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। 6 दिन के दौरे के दौरान वे इन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। वे सरकार और भारत की जनता की ओर से बहरीन के दिवंगत प्रधानमंत्री राजकुमार खलीफा बिन अल खलीफा की मृत्यु पर निजी रूप से संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। राजकुमार खलीफा का 11 नवंबर को निधन हो गया था। वे आपसी मुद्दों पर बातचीत के अलावा क्षेत्रीय और परस्पर हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 25 और 26 नवंबर को अगले दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात में होंगे। उनका अपने समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। दोनों ही नेता भारत और अमीरात के बेहतरीन सहयोग को नई दिशा देंगे। इसके तहत कई क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक सामरिक भागीदारी और विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। अपने दौरे के आखिरी चरण में डॉक्टर जयशंकर 2 दिन की यात्रा पर 27 नवंबर को सेशल्स जाएंगे। वो नवनिर्वाचित सेशल्स के राष्ट्रपति वावेल रामखेलावन से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं भी प्रस्तुत करेंगे। जनपद कानपुर नगर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के संयुक्त तत्वावधान में
2 दिवसीय सतत पर्यावरण संरक्षण में शैक्षिक संस्थानों की भूमिका विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यावरण संस्थान गतिविधि के राष्ट्रीय संयोजक गोपाल आर्या के साथ तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय नैनीताल, ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना के कुलपतियों सहित स्विट्जरलैंड और साउथ कोरिया के ख्याति प्राप्त पर्यावरण संरक्षण के वैज्ञानिक और पत्र सूचना महानिदेशालय उत्तर प्रदेश में उप निदेशक श्रीकांत सम्मिलित हुए हैं। सीएसए के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने बताया है कि इस सेमिनार के दौरान वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए व्याख्यान को रोड मैप तैयार कर विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सम्मिलित किया जाएगा। आज हमारे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में 2 दिवसीय नेशनल वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि बच्चों के अंदर, जो हमारे विद्यार्थी विश्वविद्यालय में हैं, उनके अंदर इन्वायरमेंट के लिए हम एक प्रेरणा का स्रोत बने। उसी को थीम को लेकर के विश्वविद्यालय परिसर में इको क्लब का निर्माण हो, इको बैरियर्स का निर्माण हो और ऐसी एक सोच बच्चों के अंदर उनके शिक्षा और दीक्षा के साथ साथ कैसे नेचर से जुड़ें, कैसे प्रकृति से जुड़ें और प्रकृति का संरक्षण करते हुए उसका संवर्धन के बारे में उनको आगे ले आया जाए, ऐसा एक पहल आज हमारे विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। इस चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा संयुक्त रूप से पर्यावरण के स्थायी अर्थात टिकाऊ संरक्षण में विभिन्न संस्थानों की भूमिका पर दिनांक 23/11/2020 एवं दिनांक 24/11/2020 को राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस वेबिनार के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के टिकाऊ एवं स्थायी समाधान ढूंढने में विशेष मदद मिलेगी। साथ ही इसका उद्देश्य वेबिनार के माध्यम से जुड़े देश के विभिन्न संस्थानों के छात्रों एवं युवाओं को एक नई दिशा देना है, जिससे वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध वायु, जल, जमीन अर्थात स्वस्थ जीवन। फतेहपुर के अमौली ब्लॉक स्थित बाबूपुर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने मिलकर बच्चों को कोरोना काल में शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से मोहल्ला क्लास की शुरुआत की है, जिसका लाभ ग्रामीण बच्चे ले रहे हैं। विद्यालय के इस पहल से बच्चों के अभिभावक वहीं सेवानिवृत्त शिक्षक भी इस पहल में शामिल होकर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। विद्यालय बेहतर शिक्षा प्रदान करने के साथ मॉडल स्कूल की तर्ज पर शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप ने बताया है कि बाबूपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय शिक्षा सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरता है। कोरोना काल में मोहल्ला क्लास का संचालन विद्यालय परिवार की अच्छी पहल है। विद्यालय में नवाचार के माध्यम से गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने का परिणाम है कि अभिभावकों की सोच गवर्नमेंट विद्यालय के प्रति बदली है। बाबूपुर का हमारा विद्यालय जनपद के जो अच्छे विद्यालय हैं, उत्कृष्ट विद्यालय हैं, उनमें से एक है। वहाँ की पूरी टीम जो बेसिक शिक्षा विभाग का जो मार्गदर्शन है उसके अनुरूप कार्य कर रही है और विद्यालय को विद्यालय प्रबंध समिति एवं ग्राम पंचायत से भी सहयोग मिलता रहता है। इसके माध्यम से वो विद्यालय विभाग द्वारा दिए गए लक्ष्यों को पूर्ण करने में सफल साबित होगा। प्रदेश सरकार ने अपनी प्राथमिकता में बेसिक शिक्षा को रखा है। बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में पहले मूलभूत जो आवश्यकताएं होती थी उनकी कमी रहती थी। इन आवश्यकताओं को पूर्ण करके और शिक्षकों के मनोयोगी प्रयास के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि विद्यालयों में जो जन सामान्य है उसकी सहभागिता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और विद्यालय में, सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़े। एक मोटो था कि शिक्षा की गुणवत्ता को ही बढ़ाना है, उस पर काम किया गया। हमारी टीम ने काम किया और रिजल्ट ये आया कि धीरे धीरे कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे भी हमारे यहाँ आने लगे। एक छोटे से गांव पर जहां मात्र 32 छात्र संख्या थी, आज 91 तक हम पहुंच गए हैं। इसमें इस गांव के अलावा 5 गांव के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। ये विद्यालय बंद हो जाने पर मैंने सोचा कि शिक्षा दशा बच्चों की खराब हो रही है, इसलिए मैं मोहल्ले मोहल्ले जा कर के बच्चों को विद्यादान देता हूँ और उन पे अच्छे संस्कार डालता हूँ, नैतिक शिक्षा का ज्ञान देता हूँ।
अच्छा लगता है, ये टाइम टाइम से पढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे विषय पढ़ाते हैं और सर टाइम से भी आते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा हमको नहीं लगता है कि बंद है कि खुला है। अब हमें नहीं लगता है कि स्कूल खुले हैं बंद हैं। रोज आते हैं, मोहल्ला क्लास अटेंड करते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। हमें अपने दोस्तों के साथ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। रोज यहाँ पर कुछ नया सीखते रहते हैं। हमें कोरोना के बारे में बताते हैं कि हमें नियमित रूप में हाथ धोना चाहिए और 2 गज की दूरी रखना चाहिए, मास्क भी लगाना चाहिए। प्रयागराज यमुना पार के गोहनिया में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ संयुक्त परिवारों में हो रहे बिखराव को लेकर चिंतित है। संयुक्त परिवारों के जरिए ही भारतीय संस्कृति का संरक्षण होगा और परंपराएं संरक्षित रहेंगी। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वयंसेवकों से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ प्रलंकारी विभीषिका का कारण बनती है। दुनिया को पर्यावरण संकट से बचाने के लिए भारत के हर नागरिक को जिम्मेदारी उठानी होगी। कोरोना काल में नौकरी से निकाले गए बेरोजगारों को खुद के कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहित करें। बैठक में संघ प्रमुख के अतिरिक्त सरकार्यवाह भैयाजी जोशी, सरकार्यवाह दत्तात्रेय, होस्ट बोले मुकुंद, डॉक्टर मनमोहन वैद्य, डॉक्टर कृष्ण गोपाल के साथ 3 अखिल भारतीय अधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी, अनिल ओक, अजीत महापात्रा के साथ कानपुर, काशी, अवध व गोरक्षा प्रांत के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शाहजहांपुर में सरकार की मंशानुरूप किसानों को धान का 100% समर्थन मूल्य दिलाने को लेकर प्रदेश में सर्वाधिक 64% धान खरीद की है। राजस्व टीमों द्वारा हर गांव में डोर टू डोर अभियान चलाकर शुरू में हर किसान का 50 कुंतल धान खरीद निर्धारित की, ताकि अगली फसल की बुआई के लिए समय से पैसा मिल सके और हर किसान का बारी बारी से धान खरीद हो सके। धान खरीद और समय से भुगतान होने से किसान सरकार की सराहना कर रहे हैं। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि हर बार किसान का एक बार में 50 कुंतल धान खरीद निर्धारित की है। आज मेरा धान तुल रहा है और व्यवस्थाएं सब सही हैं, कोई किसी को पैसा नहीं देना पड़ रहा है और पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे सही लगा। आगे भी मैं धान सेंटर पर ही तुलवाऊँगा। फिर तुलवाते थे तो वो भाव कम मिलता था हमें, लेकिन इस बार हमने सोचा सेंटर पर ही तुलवाएंगे। यहाँ व्यवस्थाएं सही हैं, नंबर लगवाइए और उसके बाद 3-4 दिन में नंबर आता है, आप तुलवा दिए धान और वाजिब रेट मिलता है और फ़ायदा होता है किसानों का। बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है सेंटर पर। इसमें किस सरकार के आभारी हैं सभी लोग कि मतलब व्यवस्था अच्छी की है, धान तुल रहा है, वाजिब रेट मिल रहा है, किसानों को फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार व मोदी जी द्वारा सम्मानित काश्तकार हूँ। आज जब मैं सेंटर पर पहुँचा अपना धान बेचने के लिए, तो हमको ये महसूस हुआ कि सरकार का पुख्ता इंतजाम है। मतलब एडीएम साहब मिले, उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक आपका धान तोला जाएगा। तो लिहाजा कुल मिला के अगर देखा जाए तो सरकार अथवा जिला प्रशासन अपनी जगह पर सही काम कर रहा है। मतलब उनकी सरकार में, पुरानी सरकारों में समस्या हो जाती थी, वसूली की जाती अवैध रूप से। मतलब सरकार में कोई वसूली नहीं हो रही, इनके सरकार में है सब, वो हो रहा सही से, नियम से हो रहा सब। नंबर आइए, आपको नंबर के बाद आपका हो जाएगा, धान तुल जाएगा, सरकारी रेट पे आपको मिलेगा, किसान का रेट जो है बस मिल जाएगा सरकारी रेट। जनपद शाहजहांपुर में 1 अक्टूबर से धान खरीद प्रारंभ हो जाती है। उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने अपने धान क्रय केंद्रों को सही समय पर क्रियाशील कर लिया था। शुरुआती 10 दिनों में मॉइस्चर अधिक होने के कारण कठिनाई आई थी, लेकिन इसके बाद ये सुव्यवस्थित हो गया और मंडियों में इस बार हम लोगों ने ज़्यादा क्रय केंद्र स्थापित किए थे ताकि आवक को ध्यान में रखते हुए लोगों को सहूलियत हो सके। इसके अलावा इस बार ज़्यादा किसानों को और छोटे किसानों को हम कवर कर सकें, इसलिए हमने शुरू में सीलिंग लगाई थी कि एक बार में हम 50 कुंटल की ही खरीद करेंगे एक कृषक से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम शुरुआती दौर पर लाभ दे सकें। किसानों की आय को दोगुना बढ़ाने के उद्देश्य से अपिदा ने वाराणसी के निर्यात को और बढ़ाने और उद्यमियों के साथ मंडल आयुक्त सभागार में एक बैठक की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वाराणसी मंडल आयुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा कि वाराणसी से फलों और सब्जियों का लगातार निर्यात किया जा रहा है। आम के साथ हरी मिर्च का भी निर्यात यहां से विदेशों को किया गया है। इससे वाराणसी सहित आसपास के जिले के किसानों को अपनी आय बढ़ाने का सहायता मिली है। अपिडा के एजीएम सीबी सिंह ने बताया है कि वाराणसी निर्यात का हब बनने जा रहा है। निर्यातकों और स्थानीय किसानों के बीच की समस्याओं को दूर करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। इस अवसर पर किसान और वर्चुअल माध्यम से निर्यातक उपस्थित रहे।
आज की यह बैठक एफपीओ और एक्सपोर्टर्स, एफपीओ यहाँ के 4-5 जिलों के जो फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं और बॉम्बे और दिल्ली के बेस के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ आज वर्चुअल मीटिंग कराई गई, जिसमें अध्यक्ष हपीडा और कमिश्नर वाराणसी ने सहभागिता किया और लगभग 25 एक्सपोर्टर्स और 22 एफपीओ ने इसमें सहभागिता लिया है, उपस्थिति दिखाई है। और साथ ही साथ इसमें 7 एक्सपोर्टर्स ने अपनी इच्छा जताई है वाराणसी के किसानों के सामान को निर्यात करने के लिए, और एफपीओ ने अपनी सारी बातें रखी हैं। जो कुछ आवश्यकता है ट्रेनिंग और अवेयरनेस को लेकर के, उसमें सरकार ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि उसको सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रयास यही है कि बनारस मंडल से अधिक सब्जियों का निर्यात और फलों का भी निर्यात हो सके। इसी क्रम में यह प्रयास जारी है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार के समस्त निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। महाप्रबंधक ने 4 बार रेलवे स्टेशन स्थित विद्युत लोको ट्रिप सेट का भी शुभारंभ तथा पौधारोपण भी किया। महाप्रबंधक ने मंडल कार्यालय में स्थापित किए गए 120 kWp के सोलर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया। इस संयंत्र से लगभग 14,000 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उत्पादन संभव हो सकेगा, जिससे 1.2 लाख रुपए की अनुमानित बचत होगी। जो लखनऊ में हमारी सबसे बड़ी तकलीफ ये रहती है कि हमारे पास स्टेशन पे 2 लाइन और आने के लिए और 2 लाइन जाने के लिए हैं, जबकि 5 डायरेक्शन में ट्रैफिक मूवमेंट होता है। तो उस स्थिति को रिजॉल्व करने के लिए रेलवे ने प्लान बनाया हुआ है और उस पर हम काम कर रहे हैं, जिससे 4 आने के रास्ते और 4 जाने के रास्ते हो जाएंगे, तो कंजेशन रिड्यूस हो जाएगा। देखिए, एक तो लखनऊ कानपुर खंड पे स्पीड बढ़ाने का कार्य चल रहा है और उसमें उसके अलावा जो पूरा सेक्शन है उसमें एक ये बी रूट जो कहलाता है उसमें 130 की स्पीड का प्रस्ताव है, लेकिन इन सब कामों में थोड़ा सा जो हमारे कार्य आइडेंटिफाइड हैं उन कामों में हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग उन कार्यों को पूरा कर सकें। देखिए, कोरोना काल में सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है लोगों के सेफ रहने की, और सेफ रहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के जो आदेश भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने जो दिए हुए हैं उनका पालन करते हुए हम ट्रेन चला रहे हैं। और इस स्थिति में जिन लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है उन्हें कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, उनके लिए हम लोग रेल सेवा चला रहे हैं। देश में आज सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। 1675 में आज ही के दिन गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, मानव मूल्यों और आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पर हर साल शहीदी दिवस के रूप में इसे याद किया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि गुरु तेग बहादुर जी ने जनता की आस्था, विश्वास और अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। सिखों के नवे गुरु श्री तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि धर्म हेत साका जिनी किया शीस दिया पर सिरट न दिया। धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सिखों के नवे गुरु श्री तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उन्हें शत शत नमन है। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से सामने आ रहे बेहतर नतीजे। अब तक 46,04,955 मरीज हुए कोरोना संक्रमण से ठीक। रिकवरी रेट हुआ 93.67%। कोरोना की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड का परीक्षण अंतिम चरण में। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का भारत में फेज 3 ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए किया जा रहा है। प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा, मत्स्य पालन से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मिल रही है मदद। मत्स्य पालकों को दी गई क्रेडिट कार्ड की सुविधा। और उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने लखनऊ में रेलवे की गतिविधियों का लिया जायजा। कहा, पूर्व की भांति आगे भी कोविड गाइडलाइन का रेलवे में किया जाएगा पूर्णतः पालन। और एक जरूरी संदेश,
कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं, 2 गज की दूरी भी बनाकर रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें, मास्क आपके चेहरे पर होना जरूरी है। जेब और थैले में नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे इस तरह से आप चेहरे पर लगाएं ताकि वो आपके चेहरे को ढकता रहे, आपकी सुरक्षा करता रहे। क्योंकि जब तक दवाई नहीं है तब तक ढिलाई नहीं है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।